इसकी एल्युमिनियम की सबसे बड़ी कंपनी है। जैसे जैसे वो अपने Q1, Q2 इस तरह देगा लिस्टिंग के बाद, अब पहली बार देगा ना, तो वहाँ से उसकी संरचना पता लगेगी, रचनात्मक चीज़ें पता लगेगी कि कंपनी कर किसी, जब बातचीत चल रही है शेयर भाग रहा है, आने वाला शेयर भाग रहा है। जैसे ही उसने होल्डिंग ली, क्या हुआ? भागा 30 के ऊपर। ऐसी जेपी पावर, नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक ने अपने Q1 का अपडेट दिया है। देखो सर, अब काफ़ी कंपनी जो है Q1 की तैयारी कर रही है और उससे पहले वो अपना अपडेट देती है। जैसे पीसी ज्वेलर ने दिया, वेदांता एल्युमिनियम दे रहा है, यस बैंक दे रहा है। काफ़ी जो चीज़ें हैं अब न्यूज बेस और रिजल्ट बेस चलने वाली है। तो उसके अंदर आपको कहाँ मौके तलाश करने हैं, क्या करना है, वो आपकी रणनीति खुद की होनी चाहिए। क्योंकि जब भी किसी कंपनी का रिजल्ट या अपडेट आता है तो लोग उत्सुकता से वीडियो देखते हैं और बनाने वाले भी उत्सुकता से बनाते हैं। मैंने आपको कहा था कि जहाँ आपको किसी की भी वीडियो में, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जहाँ आपको किसी की भी वीडियो में लालची भावना, खरीदने की नीतियाँ, टारगेट की नीतियाँ, यहाँ खरीदो वहाँ बेचो, इतना रख लो उतना छोड़ दो, ये अगर आपको कहीं देखने को मिल रहा है, तुरंत उस चैनल पर बिल्कुल आप हट जाओ, उसे देखो मत। क्यों? क्योंकि आप खुद एनालाइज करो, वैसा हो रहा है क्या, वैसा हो रहा है क्या। जहाँ आपको कंपनी के अपडेट, न्यूज़, साइकोलॉजी, चीज़ें गलत सही क्या हो रहा है वो पता लगे, उस पर टिके रहो। फिर उससे अपनी इच्छा अच्छी करो ना। भागने का मतलब अच्छा नहीं है और गिरने का मतलब बेकार नहीं होता। कंडीशन होती है, उसको आपको जानना पड़ता है। दूसरी बात करेंगे हम वेदांता एल्युमिनियम की। कल भी एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी जहां पर एमके ग्लोबल ने इसके 22% बढ़कर टारगेट दिए हैं और उसने ये भी कहा था कि जो निवेशक होते हैं बाज़ार की स्थितियां अभी पहचान नहीं रहे हैं वेदांता एल्युमिनियम की। और मैंने आपको कहा था कि वेदांता के लिए अनिल अग्रवाल ने खुद कहा था ये हमारी बड़ी कंपनी है और वैसे भी देश की एल्युमिनियम की सबसे बड़ी कंपनी है। जैसे जैसे वो अपने Q1, Q2 इस तरह देगा लिस्टिंग के बाद, अब पहली बार देगा ना, तो वहाँ से उसकी संरचना पता लगेगी, रचनात्मक चीज़ें पता लगेगी कि कंपनी कर क्या रही है ना। क्योंकि उसने एक कंपनी, कल बताया ना, उसने एक कंपनी को 1400 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर दिया कि भैया पावर के ऊपर हम अपनी पावर बनाएंगे और हमें अपने प्लांट के लिए चाहिए। तो ये एक छोटी नीति नहीं है, वहाँ से वो बहुत ज़्यादा उत्पादन करेगा। एक अपडेट आया है वेदांता एल्युमिनियम के लिए, उसे भी आज हम समझ कर चलेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाने चाहता हूँ, उसको आप समझो। किसी कंपनी में कुछ होने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, जो जब हम इंतज़ार करते हैं किसी चीज़ का, तो इस इंतज़ार में शेयर आपको भागता हुआ देखने को मिलेगा। देख लेना, उसमें कुछ मिलेगा आपको, हाँ ये होगा, वो होगा, ये होगा। और जब वैसा हो जाएगा तो उसके बाद कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे SMBC, जब बातचीत चल रही है शेयर भाग रहा है, आने वाला शेयर भाग रहा है। जैसे ही उसने होल्डिंग ली, क्या हुआ? भागा 30 के ऊपर। ऐसी जेपी पावर, अडानी लेंगे, ये हो जाएगा। NCLT का फैसला, क्या हो रहा था? भाग रहा था, 22 से ऊपर भाग रहा था। जैसे अडानी पावर ने उसको ले लिया तो क्या हुआ? स्थितियां थम गई। क्या सीखे इससे हम? इससे हम सीखे कि जो चीज़ होने वाली होती है तब तक के उसके अंदर रोशनी है, और जब वो हो जाती है, जिस दिन हो जाती है उस दिन उसमें वो चीज़ें नहीं होती, अधिकतर। तो यहाँ से बहुत बड़ा सबक लो कि ये लालची चीज़ें हैं और लालच को हमें कंट्रोल करना है। जिस दिन आपने ये वाक्य समझ लिए, महत्वपूर्ण चीज़ हमें अपनी एनालाइज को अच्छा करना हो जाएगा। और जब आप ये चीज़ें समझ लेते हैं, बहुत बहुत बेहतर स्थिति से आप निकल जाते हैं। तो अपनी एनालाइज खुद करो। क्योंकि अगर आपको कोई यस बैंक के अपडेट देकर कहे कि भैया खरीद लो, बहुत अच्छा है, ये हुआ है, तो यस बैंक तो काफ़ी दिनों से अपडेट दे रहा है अपने,
हर क्वार्टर में अपडेट देता है, हर क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट देता है, उसके बाद भी शेयर में वो रंगीनता नहीं होती। और अगर आप कंपनी की स्थितियाँ पूरी समझ जाएं कि कोई सी भी कंपनी, तो फिर वहाँ आपको बैठना, चीज़ों को समझना, और जब आप चीज़ें समझ जाते हैं तो वाकई बहुत कुछ अच्छा आपके लिए होने वाला था। तो जो चीज़ होने वाली होती है वही चीज़ें देखो। जैसे मैंने अभी आपको कई अध्ययन करे हैं मोरपेन लैब में, क्या रेट था जब से मैं मोरपेन की वीडियो बना रहा हूँ, अभी कुछ 2 महीने से, क्या रेट था उस टाइम चेक करो। पटेल इंजीनियरिंग क्या रेट था, ओला क्या रेट था, समझ रहे। तो एक ऐसी एनालाइज होती है जहाँ से आप उस चीज़ को आगे क्या हो सकता है उसका अनुमान आज लगा सकते हैं। फिर उसकी सटीकता को बार बार आपको बारीकता से जांचना है। चक्रों में मत पड़ो किसी के, ये कर लूँगा वो कर लूँगा, ये अमीर कोई नहीं बनाएगा, गरीब जरूर बनाएंगे आपको शेयर बाजार के अंदर। अगर समझना है, खुद आप अमीर बन सकते हो, किसी के कहने से, मेरे कहने से नहीं बनोगे आप। चीज़ों को समझोगे। वेदांता एल्युमिनियम नंबर 1 कंपनी है इंडिया की, दूसरी हिंडाल्को, फिर नाल्को। नाल्को सरकारी कंपनी है। एल्युमिनियम काफ़ी ईवी सेक्टर, नवकरणीय ऊर्जा में लगेगा। इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, घरेलू स्तर के जो रेट होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, उस हिसाब से भी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। कल भी मैंने आपको बताया था इंडोनेशिया की कुछ बाधाएं आ रही हैं। चीन अपनी स्थितियों को, टारगेट को पूरा करने के लिए एल्युमिनियम पे बढ़ रहा है। उसके बावजूद भी एमके ग्लोबल ने क्या कहा था कि विश्व वर्ष 2028 तक काफ़ी डिमांड एल्युमिनियम में होने वाली है। तो ये क्या आ गया हमारे सामने, 1-2 साल का और समय आ गया। पॉजिटिव है ना, उठे गिरे उसे छोड़ दो, पॉजिटिव चीज़ देखो कि वेदांता एल्युमिनियम कंपनी अच्छी है या नहीं है। शेयर बाजार के गिरने ऊपर से जाने से चीज़ें समझोगे कुछ नहीं आएगा। न्यूज़ समझते हैं। वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वेदांता एल्युमिनियम का उत्पादन सालाना आधार पर 5% बढ़कर 6,32,000 टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। क्वार्टर 1 आने से पहले लिस्टिंग के बाद कंपनी ने एक बड़ा अपडेट दिया है, जहां इसने साल दर साल अपनी क्षमता को 5% बढ़ा लिया। यानी कि अगर हम स्थितियां देखें तो पिछले बार अगर हम समझें तो 6 लाख कुछ ज़्यादा थोड़ा सा टन इसका उत्पादन हुआ हो, तो अब इसने 5% बढ़ाकर 6,32,000 टन कर दिया है ना। तो यहाँ कंपनी की क्या स्थितियाँ देखने को मिल रही है कि भैया अगर कंपनी ने ये चीज़ें बढ़ाई हैं तो कंपनी के प्लांट अच्छी क्षमता के साथ चल रहे हैं, और वहाँ तो वो पावर भी अपनी लेगा, तो वहाँ भी कंपनी बचत करेगा। उत्पादन पहले से ज़्यादा हो रहा है, कंपनी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। तो ये वो सारी स्थितियाँ हैं जिसे वेदांता एल्युमिनियम ने एक अपडेट के द्वारा दिया है। तो ये हमने वेदांता एल्युमिनियम के बारे में न्यूज को समझ लिया। अब उस न्यूज को समझेंगे जहाँ पर यस बैंक ने अपनी स्थितियों को अपने अपडेट के द्वारा बताया। यस बैंक की पहली तिमाही की अपडेट ये समझो, आज की न्यूज़ है, CNBC TV 18 की न्यूज़ है। मेरी कोई भी न्यूज़ नहीं होती, मैं सिर्फ उसको आपको बताता हूँ विस्तार से। ना खरीदना ना बेचना, ये मेरी रणनीति नहीं है। ऋण 18% बढ़कर 2.85 लाख करोड़ हो गया। ऋण मतलब जो कंपनी ग्राहकों को उधार देती है, तो वो बढ़ गया है। देखो सर, किसी कंपनी का ऋण बनना, अधिकतर कंपनी कर्ज दे रही है और कर्ज से क्या करेगी, पैसा कमाएगी। पर कुछ NPA भी हो जाते हैं, कुछ ऋण मर भी जाते हैं। तो इसे कर्जा समझो कि कंपनी ने ग्राहकों को एक कर्जा दिया। इसे इतना पॉजिटिव नहीं समझना आपको, क्योंकि अगर कंपनी ने कर्जा दिया, कुछ ना उतार पाए, तो वो जो पैसा होता है फिर वो भाई पैसा नहीं मिलेगा, वो NPA में चले जाता है। तो यहाँ समझो कि वो 18% बढ़ गया है। चलो ये भी सही है। दूसरा अगर हम देखें तो जमा राशि यानी डिपॉजिट, ये होता है सबसे बड़ा कंपनी का टर्निंग पॉइंट। क्या डिपॉजिट भी बढ़ा है? यस बैंक ने बताया कि जमा राशि में सालाना आधार पर 14% की वृद्धि हो गई है। तो ये एक अच्छी नीति जो है डिपॉजिट में कंपनी ने बता दी है। और अगर मैं आपको बताऊं तो लोगों को और कंपनियों ने बैंक से पहले की तुलना में 14% अधिक पैसा जमा किया है, डिपॉजिट यानी कि 14%। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको लोन की स्थिति बताऊं तो यस बैंक ने पिछली वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 18% अधिक कर्ज जो है ग्राहकों को दिया है ना। तो ये भी आप समझकर चल सकते हैं, यानी कि कंपनी का कारोबार भी बढ़ रहा है।
अच्छा, थोड़ा सा अगर मैं आपको और समझाऊं तो चलो, ऋण कंपनी देती है तो भाई ऋण ब्याज से ही कंपनी चलती है, तो वो तो मरना ना मरना वो तो आगे की बात है, वो तो बैंक ले ही लेता है किसी ना किसी तरीके से, इतना नहीं होता। पर बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने को अगर बैंक लोन देती है तो वहाँ टेंशन आ जाती है। तो बैंक ने एक बार ये भी कहा था कि हम छोटे छोटे को लोन देंगे ताकि हम ज़्यादा ना फंसे। तो ये भी एक इसका पॉजिटिव उद्देश्य है। दोस्तों, सबसे पहले आप एक चीज़ समझो कि अगर यस बैंक ऋण देने में और डिपॉजिट में, जमा में एक संतुलन बना ले कि भाई ऋण अधिकतर देना है, जमा ज़्यादा होना है, तो कंपनी फिर अपने प्रॉफिट की तरफ बढ़ सकती है। इसको आप पॉजिटिव समझ सकते हैं, क्योंकि भैया अगर लोन दे रही है कंपनी तो वो पैसा भी कमाएगी, और जमा ज़्यादा हो रहा है यानी कि ग्राहकों को विश्वास ज़्यादा हो रहा है, तभी बैंक के अंदर इतना पैसा जा रहा है। तो इन दोनों का स्थितियाँ, अगर भैया देखो, अगर लोन ही बांट रही है, जमा में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, यानी कि जमा जो 14% हुआ है डिपॉजिट ये 2% हो, और लोन 18% कंपनी बांट रही हो, तो क्या है, ये टेंशन है। देखो सर, जो ग्राहक बैंकों में अपना पैसा डिपॉजिट करता है, देता है, तो उस पैसे को कंपनी यानी कि बैंक किसी और को लोन दे देता है, यानी कि पैसे से पैसा कंपनी बना लेता है। यस बैंक बना लेगा, यानी बैंक बना लेंगे। तो उसका एक संतुलन होना चाहिए। इतना नहीं रेसो कि भाई 14% अगर डिपॉजिट हो रहा है और कम से कम 50% ये लोन बांट रहे हैं, तो वहाँ घाटा हो जाता है। तो ये चीज़ है कि कंपनी उसे संतुलन में लेकर चले, बांटना और डिपॉजिट तो ज़्यादा ही होना। तो ये एक सकारात्मक चीज़ें आप देख सकते हैं। बैंक की कासा जो है जमा राशि है 1.03 लाख करोड़ हो गई है। इस चीज़ को अगर आप समझे तो करीब करीब पिछले वर्ष की तुलना में 14% से अधिक है। कासा रेशो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में कितना अकाउंट खुल रहे हैं, कितना उसके अंदर पैसा आ रहा है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जहाँ पर बैंक ने इसके अंदर बाजी मारी है। देखो सर, कासा रेशो अगर मैं आपको बताऊं तो जमा राशि 1.03 लाख करोड़ रही। इसका मतलब है कि ग्राहक ने सेविंग और करंट खातों में मिलकर 1.03 लाख करोड़ जमा रखे हैं, है ना। तो पिछले वर्ष की तुलना में ये 14.3% अधिक है, यानी कि कासा रेशो कंपनी का बढ़ रहा है। अगर आप समझे तो पिछले वर्ष अगर 90,000 करोड़ रुपए कासा अकाउंट में आए हैं, तो इस बार 1.03 लाख करोड़ जो है बैंक में आए हैं। तो ये भी कंपनी का एक पॉजिटिव है। लेकिन इसी के अंदर अगर आप चीज़ें समझें तो पिछली तिमाही से 7.8% कम रहा है कासा रेशो। ये एक थोड़ा टेंशन का विषय है, क्योंकि अगर हम जनवरी से मार्च का क्वार्टर देखें तो अब जो जून का क्वार्टर हमारा है, तो वहाँ हमने कासा रेशो में यस बैंक ने 7.8% की कमी की है, यानी कि ये एक टेंशन का बेस है। मान लो कि अगर मार्च तिमाही में कंपनी ने 1.12 लाख करोड़ अपना कासा रेशो में जमा किया है, तो इस बार उसका 1.03 लाख करोड़ ही आया है, यानी कि 3 महीनों में कासा रेशो 7.8% घट गया है। तो थोड़ा विषय ये है कि कंपनी का कासा रेशो इस बार पिछले तिमाही की तुलना में कम है। साल दर साल स्थितियाँ कंपनी की बेहतर है। तो ये वो सारे अपडेट है। तो इससे ज़्यादा भी बहुत कुछ होता है। कंपनी ने कहाँ खर्चा किया, कंपनी ने क्या सेल हुई, कंपनी की क्या चीज़ है, कंपनी की क्या अदर इनकम है, कंपनी ने कहाँ अपना विस्तार किया, वो सारा आपको पता लगेगा जब इसका Q1 आएगा। और अभी इसकी कंपनी का रिजल्ट का Q1 का अपडेट नहीं आया। अब इसका फंडामेंटल देखते हैं, पहली किस्तें समझेंगे। मार्केट कैप देखें 76,552 करोड़। अच्छा, फिर बता दूं, ये कंपनी डूब रही थी। 10 रुपये में LIC सहित SBI सबसे बड़ा कस्टोडियम के माध्यम से, और अदर बैंक ICICI बैंक हो गया, है ना, IDFC फर्स्ट बैंक हो गया, और अन्य बैंक हो गए, तो इस बैंक को संभाला, तब जाकर ये बचा है। उससे तो ये काफ़ी बेहतर में आज की स्थितियों में है। बीच में जो SMBC आया उसके अंदर सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसने बेची थी? वो बेची थी SBI ने, और अन्य बैंकों ने भी बेची। तो आपको समझना है कि ये पूर्णतया SBI इसके अंदर से आगे जाके भी निकल सकता है। तो एक वो भी चीज़ होगी, क्योंकि अब तो इसने जो रेट बेच दी 10 रुपये में लिया था SBI ने, और 10% करीब और है SBI इसके अंदर जो स्टेक है, वो भी बेचेगा।
पर वो इस रेट पे नहीं बेचेगा, वो भैया इंतज़ार करेगा उसका ऊपर जाने का कभी कभी। तो ये थोड़ा सा आपको बताना है। देखो सर, इसका अगर हम करंट प्राइस देखें 24 रुपये कभी चल रहा है, 25 रुपये 80 पैसे इसका साल भर का हाई है, 17 रुपये कंपनी का लो है। कंपनी डिविडेंड अभी कुछ नहीं दे रही है। मार्च 2026 में 7,662 करोड़ की कंपनी ने रेवेन्यू क्या सेल की, 5,030 करोड़ की। अदर इनकम देखे 1,816 करोड़ है और कंपनी का नेट प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा था जो 1,082 करोड़ का था, पर यहाँ पर कंपनी ने अदर इनकम कर रखी थी। कैश फ्लो अगर हम मार्च 2026 का देखें तो इस बार का कैश फ्लो कंपनी का ज़बरदस्त है, क्योंकि कंपनी ने 21,217 करोड़ रुपए अपने ही कमाकर कंपनी में लगाए, तो ये एक पॉजिटिव है। दूसरा अगर देखें इन्वेस्टिंग तो वहाँ कंपनी ने नहीं की है इस बार, और कंपनी ने इस बार कर्जा जो है काफ़ी उतारा है जो 6,485 करोड़ का है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत कंपनी के देखने को मिल रहा है। 6,276 करोड़ कंपनी के अंदर इक्विटी कैपिटल है, शेयर कैपिटल है, ये आप समझ कर सकते हैं। और अगर हम एफआईज की बात करें तो 46.42%, जिसके अंदर एसएमबीसी जो है 24.90% लेकर बैठा है, जो अपनी होल्डिंग को उसने बढ़ाया है, तो ये आप समझ कर चल सकते हैं। दूसरा अगर हम डीआईएस की बात करें तो 21.81% है, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा अगर आपको देखने को मिल रहा है तो यहाँ मिल रहा है आपको एसबीआई, क्योंकि एसबीआई इसके अंदर पहले 24% करीब था, फिर उसने धीरे कम करके 10.78% इसके अंदर अभी एसबीआई है, और दूसरा एलआईसी है। और जितने सारे अगर आप यहाँ देखें, एलआईसी ने अपना स्टेक पहले ही बेचा है, एचडीएफसी बैंक पूरा निकल गया है, आईसीआई बैंक पूरा निकल गया है, कोटक महिंद्रा बैंक पूरा निकल गया है, एक्सिस बैंक पूरा निकल गया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तो बहुत पहले ही निकल गया था। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जहाँ पर इसके अंदर ये जो अब बचे हैं एसबीआई, एलआईसी और अन्य, तो उनको भी कभी ना कभी निकलना है, पर वो इस रेट पे नहीं, वो कभी ना कभी ऊपर ग्रेड निकल सकते हैं। गवर्नमेंट अगर देखें तो 0.01% है, पब्लिक कंपनी के अंदर कम हो रही है, 71.74% है। अब इसके Q1 का डेट आएगी, उससे आपकी स्थितियाँ और देखेंगे क्या चीज़ हो सकती है, फिर रिजल्ट को देखेंगे उससे हम क्या समझ सकते हैं। पर समझ कर चलो कि जब भी इसका रिजल्ट आता है कंपनी का शेयर वो चीज़ें नहीं दिखाता, और हम सब वही सोचते हैं कि रिजल्ट आएगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये चीज़ें बहुत आपके लिए समझने वाली हैं, इसको समझो, इससे चीज़ें आपकी बेहतर हो सकती हैं। किसी भी चीज़ के पीछे आपको लालच के साथ नहीं बढ़ना है, चीज़ों को समझना है और अपनी एनालिसिस को सबसे आगे रखना है। तो सर आज की वीडियो आपको कैसी लगी अगर मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है, मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखें, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।